हाय। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पूरे डिटेल में बताया। तो आइए अब जानते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी का एंटीनेटल केयर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मतलब ट्विन प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसको एंटीनेटल केयर कैसे देते हैं, डाइट क्या एडवाइस करते हैं, और फिर ट्विन प्रेगनेंसी का डिलीवरी कैसे होता है। हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो होता है, नॉर्मली एक इंसान को या फिर एक लेडीज़ को कितना किलो कैलोरी एनर्जी डाइट लेना चाहिए, तो वो होता है कि 20 to 24 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से। लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में सिंगलेटन जो प्रेगनेंसी होता है उसमें 30 to 35 किलो कैलोरी बढ़ा के कर दिया जाता है पर केजी पर डे बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो तो ट्विन प्रेगनेंसी में जो डाइट होता है वो इससे भी बढ़ा के 40 to 45 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से कर दिया जाता है। अब देखते हैं डाइटरी फैक्टर में क्या क्या लेते हैं और कितना लेना चाहिए ट्विन में और कितना लेना चाहिए सिंगलेटन में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो ट्विन प्रेगनेंसी में 40%, फैट 40% और प्रोटीन 20% होना चाहिए। ओके। और सिंगलेटन में जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है, ज़्यादा एडवाइस करनी होती है 50%, फैट की मात्रा कम होनी चाहिए 20%, और प्रोटीन फिर थोड़ा सा ट्विन से ज़्यादा होना चाहिए 30%। ओके। अब आते हैं कि यूएसजी जो करते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में, तो कब कब करना चाहिए ट्विन प्रेगनेंसी में यूएसजी। तो अगर जनरली कोई भी प्रेगनेंसी होता है सिंगलेटन, तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहला तो यूएसजी करते हैं जब डायग्नोज करना होता है प्रेगनेंसी। दूसरा 12 वीक पर करते हैं ताकि न्यूट्रल ट्रांसल्यूसेंसी या फिर नेजल बोन का यूएसजी करते हैं जिससे कि नेजल बोन डिफेक्ट और न्यूट्रल ट्रांसल्यूसेंसी का पता लगाया जा सके। थर्ड होता है लेवल 2 स्कैन जो 18 to 19 वीक पे करते हैं। फोर्थ 28 से 29 वीक पे करते हैं जिसमें ग्रोथ स्कैन के लिए किया जाता है यूएसजी। ओके। लेकिन जो मोनोकोरियोनिक जेस्टेशन होता है, मोनोकोरियोनिक में सिंगल कोरियोन है, सिंगल प्लासेंटा है, उसमें यूएसजी 2 वीक के बाद में करना ज़रूरी हो जाता है। हर 2 वीक के बाद में यूएसजी करना ज़रूरी होता है। और इसमें मोनोकोरियोनिक जेस्टेशन में फीटल सर्विलेंस को बढ़ा दिया जाता है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए फीटल सर्विलेंस इसमें बढ़ा दिया जाता है। रेगुलर एनएसटी ऑफ बोथ ट्विंस सेपरेटली, दोनों ट्विंस का अलग अलग एनएसटी मीन्स नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाना चाहिए। बायोफिजिकल प्रोफाइल भी होना चाहिए दोनों बेबी का अलग अलग। डॉपलर से भी हम पता लगा सकते हैं, डॉपलर से रीडिंग लेते रहेंगे बेबी का जिससे हमें पता चलेगा कि डिसीज़न ले सकते हैं हम कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है अब या फिर नहीं करना है। क्योंकि अगर बेबी पे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, बेबी एक बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है और उसका ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, या फिर स्ट्रेस की बेबी का जो स्ट्रेस हो गया, या फिर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो दूसरे बेबी में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, तो उस केस में दोनों बेबी की डेथ नहीं हो, मतलब या फिर सिंगल बेबी भी जो है वो भी, जो छोटा बेबी है वो भी लाइव रहे, तो उसके लिए हमें डिसीज़न लेना होता है कि डेथ नहीं हो, उसकी डेथ से पहले दोनों को डिलीवर कर दिया। तो उसके लिए जो डिसीज़न होता है, जो भी डिसीज़न लेते हैं डिलीवरी का, वो किस पे होता है, डॉपलर ऑफ स्मॉलर बेबी रीडिंग, छोटे बेबी की रीडिंग करते हैं कि वो बेबी सर्वाइव करने लायक है या नहीं। तो जब तक वो सर्वाइव करने वाला होता है उसी बीच में डिलीवर कर देते हैं। ओके। अब देखते हैं टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। तो डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक जो होता है उसमें डिलीवरी 38 वीक के बाद में कर देनी चाहिए। मोनोकोरियोनिक जेस्टेशन जो होता है उसमें 34 वीक के बाद में डिलीवरी कर देना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं आता है तो 34 वीक के बाद में डिलीवरी तो कर ही देनी चाहिए क्योंकि रिस्क लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन अगर हम चाहें तो 32 वीक पर भी स्टेरॉयड देकर डिलीवर कर सकते हैं मोनोकोरियोनिक जेस्टेशन का। अब देखते हैं कि डिलीवरी रिक्वायरमेंट, डिलीवरी के लिए क्या क्या ज़रूरी है फॉर ए ट्विन और मल्टी फेटल प्रेगनेंसी, मोर देन वन बेबी है या फिर ट्विंस है या फिर ट्रिपलेट्स है, तो उनके लिए कैसा क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही किसी भी क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में डिलीवरी इनका नहीं किया जाता है। इनकी डिलीवरी करने के लिए ज़्यादा बेटर होता है कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में रखा जाए, लाइक कोई इंस्टीट्यूशन हो उसमें, जहाँ पे ऑब्स्टेटिशियन हो, फिर क्या बोलते हैं न्यूनेटोलॉजिस्ट हो, एनेस्थेसिया वाले हों। ठीक है। टीम ऑफ
ऑफ ऑब्स्टेटिशियन, वहाँ पे 2 या 3 टीम होना चाहिए ऑब्स्टेटिशियन का। इमरजेंसी एनेस्थेटिस्ट भी होना चाहिए वहाँ पे। 2 पेटेंट लार्ज बोर आईवी लाइन्स, 2 आईवी लाइन्स को भी हम रेडी रखते हैं, और वो भी कितने का होना चाहिए, आईवी कैनुला 16 to 18 गॉज का। अरेंज ब्लड फॉर पीपीएच, जब ट्विन प्रेगनेंसी है तो पीपीएच होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले से ही अरेंज करके रखेंगे ब्लड। फिर लेबर एनाल्जेशिया शुड बी गिवन, लेबर के लिए, पेन के लिए एनाल्जेशिया देते हैं। फिर फैसिलिटी ऑफ इमरजेंसी सी सेक्शन, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। 2 नियोनेटोलॉजिस्ट होने चाहिए, ताकि अगर दोनों बेबी डिलीवर हो रहा है, अगर दोनों में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सीरियस प्रॉब्लम, तो ताकि वो नियोनेटोलॉजिस्ट के हाथ में जाएगा तो वो उसे जल्दी से बचा पाएंगे। पोर्टेबल यूएसजी मशीन भी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है इन ए लेबर रूम फॉर एंटीनेटल एंड इंट्रानेटल मॉनिटरिंग, ताकि डिलीवरी के टाइम में बेबी को मॉनिटर किया जा सके कि अगर सपोज़ एक बेबी डिलीवर हो गया और फिर सेकेंड बेबी डिलीवर होने के टाइम में है भी अंदर में लिक्वर, या फिर सारे लिक्वर बाहर आ गए हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सारे बाहर आ गए हैं, मतलब टोटल पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते रहने पे ऐसा मतलब ज़्यादा सूटेबल होता है उस सिचुएशन के लिए। वैसे बिना सेटअप के भी हो सकता है, बिना यूएसजी सेटअप लेबर रूम में रहे भी हो सकता है, लेकिन बेटर होता है अगर रहे तो। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन इन डिलीवरी, डिलीवरी में कैसा प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें कैसे डिलीवर करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बोथ सिफेलिक, दोनों बेबी अगर सिफेलिक हो तो मोर देन 60% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों सिफेलिक है, तो उसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी आराम से हम कर सकते हैं। फर्स्ट सिफेलिक सेकेंड ब्रीच, अगर पहला बेबी सिफेलिक हो तो और सेकेंड ब्रीच हो तो क्या करना चाहिए, तब भी हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सिफेलिक है तो उसका तो डिलीवरी हो जाएगा। फिर सेकेंड ब्रीच जो होता है ना, उस टाइम में सर्विक्स पूरी तरह से खुला होता है, तो ब्रीच की भी डिलीवरी आराम से हो जाती है। अगर फर्स्ट ब्रीच है और सेकेंड भी ब्रीच है, दोनों ब्रीच है, तो क्या करना ज़्यादा बेहतर होगा, सिजेरियन सेक्शन। फर्स्ट ब्रीच एंड सेकेंड सिफेलिक, तो सेकेंड सिफेलिक है तो उसको नहीं देखेंगे, फर्स्ट अगर ब्रीच है तो फिर हमें सिजेरियन सेक्शन ही सोचना चाहिए। अब आते हैं कि फर्स्ट ट्विन इन ब्रीच, अगर फर्स्ट ही ट्विन ब्रीच में हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ब्रीच बोलते हैं, और इसमें चांसेस होते हैं इंटरलॉकिंग के। अगर सेकेंड बेबी ये सिफेलिक है और फर्स्ट वाला बेबी ब्रीच है, मीन्स इसके पैर पोडालिक है, ठीक है, इसके पैर नीचे हैं, तो फिर क्या होगा, ये दोनों का हेड जो है एक दूसरे से लॉक करने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए इसी को बोलते हैं हम इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग कब होता है, व्हेन जब फर्स्ट ट्विन इन ब्रीच एंड सेकेंड ट्विन इन सिफेलिक, तो इस केस में इंटरलॉकिंग होता है, लेकिन ये इंटरलॉकिंग जो है वो बहुत रेयरली ही देखा गया है कहीं। कॉर्ड प्रोलैप्स ड्यूरिंग ट्विन डिलीवरी, ट्विन के डिलीवरी के टाइम में कॉर्ड प्रोलैप्स भी होता है। फर्स्ट वाला बेबी अगर सिफेलिक था और वो डिलीवर हो गया, सेकेंड बेबी अगर बहुत ऊपर लिटिल हायर है, उसका पोजीशन हाई है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी विदिन 5 to 10 मिनट मैनेज कर दिया जाए तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू।